ये आपके लिए एक पहेली है। टाइगर, प्लैटिपस और आदमी, हम सब में ऐसी कौन सी समानता है? नमस्कार, क्या आपको इसका जवाब पता है? तब आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे चैनल पर आए हैं। पहली नजर में तो ऐसे लगता है कि कोई भी समानता नहीं है, लेकिन असल में ये सभी प्रजातियां एक बड़े जीव समूह से संबंधित हैं। द रैप्सिड। संभव है कि आपने भी इस बारे में नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आपकी रुचि पैलियोंटोलॉजी में नहीं है, तो इनमें से ज्यादातर जानवर पर्मियन पीरियड के अंत में पृथ्वी पर से गायब हो गए थे, यानी 250 मिलियन वर्ष पहले। हालांकि उन्हें विलुप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ न केवल जीवित रहने में कामयाब रहे, बल्कि समय के साथ जानवरों के एक सफल वर्ग में बदल गए हैं, जो आज भी मौजूद हैं। स्तनधारी, जिसमें से हम भी एक हैं। इसलिए हम द रैप्सिड्स को महान पूर्वज कह सकते हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, जैसे कि बेस्टियल रेप्टाइल्स या फिर जंगली छिपकली। वाह, दमदार लगता है। असल में ये अजीब से जीव रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन उनमें शुरू से ही स्तनधारियों के कुछ लक्षण थे। आप उन्हें डायनासोर्स के साथ कंफ्यूज ना करें। उनकी आपस में किसी तरह की समानता नहीं थी। तो ये अजीब जीव क्या है? वे कैसे दिखते थे और कहाँ गायब हो गए? हम अभी सब कुछ पता लगा लेंगे। द रैप्सिड्स का रूप और विशेषताएं। छिपकलियों का बहुत बड़ा समूह, जो दिखने में सभी एक दूसरे से बहुत अलग, इसलिए एक नजर में उन्हें रिश्तेदार कहना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि आपस में उनकी कुछ समान विशेषताएं थी, जिनमें से एक समानता बहुत महत्वपूर्ण है। दांत। उम्मीद है आपने कभी मगरमच्छ के मुंह में झांकर नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप उसकी तस्वीर को देखें जिसमें वो मुंह खोलकर हंस रहा हो, तो साफ पता लगता है कि उसके सभी दांत आकार में लगभग एक समान और नुकीले हैं, जैसे बाकी सब रेप्टाइल्स में होते हैं। लेकिन द रैप्सिड्स में दांत अलग अलग तरह के थे। कैनिन्स, इंसिसर्स और मोरल्स, जिनका अपना अपना काम था। इसके अलावा द रैप्सिड्स ने कुछ अलग तरीके से खड़े होना सीखा। उनके पैर शरीर के नीचे की तरफ थे, मगरमच्छ की तरह साइड्स पर नहीं। द रैप्सिड्स की एक और महत्वपूर्ण पहचान है त्वचा। हम ये तो नहीं जानते कि इन छिपकलियों में फर उगाने का फैशन कब शुरू हुआ, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शुरुआत में उनकी त्वचा चिकनी थी और स्केल्स भी नहीं थी। इसके अलावा लगभग सभी द रैप्सिड्स की बिल्ली की तरह मूछें थी। अच्छा, ये बताइए, क्या आप ऐसे किसी जानवर को पालतू बनाओगे? अच्छा, तो क्या वो बिल्ली की तरह म्याऊं करते थे? द रैप्सिड्स में एक और विशेषता थी। वे अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों को जन्म देना नहीं सीखा था, बल्कि वे चमड़ी वाले अंडे दिया करते थे। इसमें अजीब क्या है? प्लैटिपस अभी भी ऐसे ही अंडे देते हैं। हो सकता है कि रैप्सिड्स में भी एक विशेष थैली होती हो, जिसमें वे कंगारू की तरह अपने अंडों को लेकर घूमते हो, लेकिन ये अभी सिर्फ एक परिकल्पना है। तो ऊन है, अलग अलग तरह के दांत हैं, दूध पिलाने की भी क्षमता है। किसी बात की कमी सी लग रही है। हाँ, शरीर का तापमान। रेप्टाइल्स अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। उनके शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन द रैप्सिड्स ने सोचा, ये सब बकवास है, हमें ये पसंद नहीं है, और खून का तापमान बढ़ गया। ये उनका बहुत अच्छा निर्णय था। मेटाबॉलिज्म तेज हो गया और रात में पंजे ठंडे होने बंद हो गए। आमतौर पर यही वो लक्षण है जो इन प्राणियों को स्तनधारियों से संबंधित बनाती है। चलो अब उन लक्षणों को देखते हैं जो द रैप्सिड को अनोखा बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के द रैप्सिड। पैलियोंटोलॉजिस्ट वर्गीकरण के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं और एक दूसरे के साथ बहस करना पसंद करते हैं कि इस या उस जानवर को किस श्रेणी में गिना जाना चाहिए। सामान्य श्रेणियां, जैसे कि फाइलम, ऑर्डर, फैमिली आदि के अलावा एक क्लेड श्रेणी भी है। ये जीवों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें एक पूर्वज और उसके सभी प्रकार के वंशज शामिल होते हैं। द रैप्सिड्स को मोटे तौर पर 4 क्लेड्स में बांटा जा सकता है: डाइनोसेफेलियन, अनोमोडोन्स, बयारमोसुशिया
और थेरियोडॉन्ट्स। स्पॉइलर, इनमें से सुखद अंत केवल आखिरी वालों का था। इतनी जल्दी भी किस बात की है। चलो सुंदर डायनोसेफेलियंस पर गहरी नजर डालते हैं। वे बड़े जानवर थे जिनकी लंबाई 6 मीटर तक थी और इनके बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि ये मोटे हुआ करते थे। सबसे ज्यादा वे आधुनिक अच्छे स्वभाव वाले हिप्पो से मिलते जुलते हैं। डायनोसेफेलियंस दलदलों में लोटना पसंद करते थे और बड़े बड़े हॉर्सटेल पौधों का डिनर करते रहते थे। लेकिन थेराप्सिड के इस क्लेड का नाम डरावना सिर क्यों है? सच तो ये है कि इन थेराप्सिड्स की खोपड़ी बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिसमें से सींग जैसी आकृतियां निकली होती थी। उदाहरण के लिए एस्टेमेनोसोशूस को ही लें। ऐसे लगता है कि ये प्रजाति अपने सिर पर मुकुट पहनकर रहती थी। ये अभी तक समझ नहीं आया है कि इन्हें चेक बोन्स और आंखों के ऊपर सींगों की क्या जरूरत थी। शायद थर्मो रेगुलेशन के लिए, या हो सकता है आपस में लड़ने के लिए, ये साबित करने के लिए कि उनमें से सबसे ताकतवर कौन है। इस क्लेड में शिकारी भी थे जो दलदलों के पास घने इलाकों में रहते थे और घात लगाकर शिकार करते थे। वैसे डायनोसेफेलियंस बड़े आराम से रहते थे और पर्मियन पीरियड की शुरुआत में पूरे पैंगिया महाद्वीप पर राज करते थे। हालांकि मध्य पर्मियन पीरियड के अंत में लगभग सभी विलुप्त हो गए। उसके बाद दिखाई दिए एनामोडॉन्ट्स। ये थेराप्सिड्स मध्य पर्मियन पीरियड में दिखाई दिए और काफी लंबे समय तक चले। वे डायनासोर से मुलाकात करने में भी कामयाब रहे। उनमें छोटे और बड़े दोनों तरह के जानवर हुआ करते थे। उदाहरण के लिए सुमियन 30 सेमी तक लंबी हुआ करती थी और देखने में कुछ हद तक बंदर जैसी होती थी। और उसके पंजे की संरचना को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो प्राइमेट्स की तरह पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट थी। लेकिन लिस्टोसॉरस लंबाई में 2 मीटर तक हुआ करते थे और सेमी डेजर्ट इलाकों में रहते थे। वे अपने लंबे नुकीले पंजों की मदद से पौधों को जड़ों से खोदकर अपना भोजन पर्याप्त करते थे। एनामोडॉन्ट्स क्लेड के एक और सदस्य थे, प्लेसरियास। उनके पास नुकीले पंजे तो नहीं थे, लेकिन उनके पास 2 लंबे टस्क्स थे। प्लेसरियस का वजन लगभग 1 टन होता था और वो लंबाई में 3.5 मीटर तक होते थे। उनका शरीर गोल आकार का और पैर मोटे और शक्तिशाली होते थे। वे झुंड में रहना पसंद करते थे। हाँ बिल्कुल, मैमोथ की तरह। दुर्भाग्य से मैमोथ की ही तरह उनका भी दुखद अंत हुआ था। एनामोडॉन्ट्स पर्यावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाए और विलुप्त हो गए। चलो आखिर हम थेरियोडॉन्ट्स तक पहुंच ही गए। इस श्रेणी में 3 उप श्रेणियां शामिल हैं, गॉर्गोनॉप्स, थेरोसेफेलिक और साइनोडॉन्ट्स। इनके बारे में गौर से देखना, वे हमें आश्चर्यचकित कर देंगे। तो गॉर्गोनॉप्स, इसे कहीं स्ट्रेंजर थिंग्स मूवी में मॉन्स्टर डेमोगोर्गन के साथ कंफ्यूज मत करना। हालांकि कहना पड़ेगा कि उनके बीच एक समानता तो है, वे समान रूप से खतरनाक हैं। गॉर्गोनॉप्स की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है इनोस्ट्रांसेविया। उन सबके बीच ये भयानक शिकारी सबसे बड़ा था, जिसके पास तेज और लंबे नुकीले दांतों से सजा हुआ एक प्रभावशाली मुंह था। लगभग करोड़ों सालों बाद उन जैसी दिखने वाली सबेर टूथ बिल्लियां पैदा हुई थी। थेरोसेफेलिक सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार के थे। उनमें छोटे शिकारी भी थे जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करते थे, बड़े शिकारी भी और यहाँ तक कि शाकाहारी भी। और कुछ शिकारी थेरोसेफेल्स के मुंह में जहरीली ग्रंथियां भी थी, ऐसा जहर कि बस काटा और उसी क्षण मृत्यु। हालांकि ये सभी जानवर थेराप्सिड्स के दूसरे वंशज के मुकाबले में टिक नहीं सके। साइनोडॉन्ट्स। तो आखिर अब हमारे महान परदाताओं को बधाई देने का वक्त आ गया। ये साइनोडॉन्ट्स ही थे जो सभी थेराप्सिड्स में से बच पाए थे और स्तनधारियों में विकसित हुए थे। हम ये पक्का तो नहीं कह सकते कि उनमें से कौन सी प्रजाति हमारी वंशज थी, पर कोई एक तो पक्का थी। आखिर दिखने में कैसे थे इस प्रजाति के जीव जो इतना सब कुछ झेल गए? मजबूत, शक्तिशाली, डरावने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइनोडॉन्ट्स अपने बड़े आकार का दावा नहीं कर सकते थे, बल्कि खतरों से बचने के लिए बिल में छुपना पसंद करते थे और रात में ही शिकार किया करते थे। इस तरह की कायरतापूर्ण रणनीति ने इन्हें नए और ज्यादा खतरनाक शिकारियों से बचने में मदद की, जो प्रकृति के असली राजा बन गए थे, डायनासोर्स।
इसी व्यवहार को साइनोडॉन्ट से ज्यादा विकसित वंशजों ने अपनाया था, जो बाद में पहले स्तनधारी बने थे। और फिर थेराप्सिड्स का स्वर्ण युग खत्म हो गया। इनका विकास पर्मियन एक्सटिंक्शन के साथ रुक गया। सबसे भयानक, सबसे विशाल, समस्त काल का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन। हमें अच्छी तरह तो नहीं पता कि इसका कारण क्या था। शायद मामला साइबेरियन ट्रैप का है, लावा की बहुत बड़ी मात्रा जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। या शायद जैसा कि डायनासोर के मामले में हुआ था, एक बड़े एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खास तौर पर ये क्रोनोलॉजी ही हमारे वजूद के लिए जरूरी थी। हमें केवल हमारे महान पूर्वजों को धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को बचाकर हमारे असली पूर्वजों को जन्म दिया। मैं आपको थोड़ी देर के लिए अलविदा कहती हूँ। थेराप्सिड्स के शानदार वंशज एक बार फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय।